हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लू ऑन फिजिक्स क्लासेस। चलो, तो लास्ट क्लास में अपन सेंटर ऑफ मास वाली में अपन ने देखा था कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे कि क्या बन सकते हैं। तो वो अपन ने देखा था। तो आगे फर्दर उसमें कुछ और अपन क्वेश्चंस हैं वो ऐड करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी साथ में। ठीक है, चलिए जी। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द क्वेश्चन इज, उसने कहा ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज रेस्टिंग एट द टॉप ऑफ resting at the top of an incline. Fine. If the block is released from rest from the top of the incline, then find the displacement of the incline when the block reaches at its bottom. चलिए देखते हैं कि क्या कहानी है। उसने कहा एक ब्लॉक जो है वो कहाँ रखा गया है बेटा जी, इंक्लाइन पे। तो अपन एक काम करते हैं बेटे, पहले तो सबसे पहले अपन एक इंक्लाइन बना देते हैं। तो अपन ने एक इंक्लाइन बना लिया। ठीक है जी। तो इस इंक्लाइन के टॉप पे उसने क्या रख दिया बेटे जी, लेट अस सपोज दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, जो उसने दिया नहीं है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है इसका, थीटा। ठीक है जी। इसके टॉप ऑफ दी यानी कि यहाँ पे उसने एक ब्लॉक रखा है, लेट अस सपोज। ठीक है जी। और ये जो ब्लॉक है इसका मास जो है दैट इज, लेट अस सपोज उसने दिया है स्मॉल एम, और ये जो इंक्लाइन है इसका मास जो है दैट इज कैपिटल एम। ये क्वेश्चंस में मेंशन है। ठीक है, ये डायग्राम जो ये अपने को दे रखा है इतना। अच्छा, ये थीटा उसने दिया नहीं है मीन। अब वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा है कि अगर ये ब्लॉक क्या करता है, अगर ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करके और अगर बॉटम पे यानी कि यहाँ पहुंच जाए, तो बेसिकली उसने शायद ये इंक्लाइन जो है वो कहाँ रख रखा है, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। तो अगर ये इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये इंक्लाइन जो है वो जाएगा इस डायरेक्शन में, ट्रैवल करेगा। वजह उसके पीछे क्या होगी, क्योंकि जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जैसे इंक्लाइन और जो ब्लॉक दोनों की सरफेस है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, तो वहां नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा होगा। तो जैसे ही अपन ये कहेंगे कि अगर इंक्लाइन ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो ब्लॉक भी इंक्लाइन पे क्या करेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा, मूव करेगा। तो अपन ने ये कहा, अपन ना काम सिर्फ इतना है कि अपन ने इस इंक्लाइन को क्या करना है, इधर से उधर खिसकाना है। तो अपन एक काम करते हैं बेटा जी, एज यूजुअल जैसे अपन करते थे। ठीक है, ये थोड़ी सी फैसिलिटी होती है डिजिटल वाले में। तो अपन ने क्या किया, इसकी कॉपी करके और इस वाले का पेस्ट कर लेते हैं, ताकि ये इमेज जो है हमारे काम आए। अब काम क्या है कि उसने कहा था इस साइड में खिसक जाए, तो लेट अस सपोज मैंने इस साइड में खिसका दिया। लेकिन ये जो ब्लॉक है ये अब कहाँ आ गया बेटा जी, ये आ गया इस बॉटम मोस्ट वाली पोजीशन पे, यहाँ पे। ठीक है जी। अब हुआ क्या, अब उसने ये कहा है कि आप ये बताइए कि इंक्लाइन कितना शिफ्ट हो रहा है। चलिए तो देखते हैं। तो हमने ये कहा कि इंक्लाइन का ये वाला जो एंड है बेटा जी वो यहाँ था, राइट। ठीक है, उसने जो जो डेटा दिए हैं वो मैं यूज कर लूंगा क्वेश्चंस में। ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। तो लेट अस सपोज इंक्लाइन जो है वो एक्स ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्स ट्रेवल कर गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इंक्लाइन का जो दूसरा एंड है, ठीक है जी, ये वाला, ये भी कहाँ कितना शिफ्ट हो गया होगा, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय कितना, सेम एक्स। तो वो भी एक्स डिस्प्लेस हो गया बेटे। ठीक है यहाँ तक। अब क्या होगा, अब बारी आती है ब्लॉक की। तो ब्लॉक बेसिकली क्या है, ब्लॉक यहाँ था और ब्लॉक यहाँ आ गया। तो अगर मैं पूछूं ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ब्लॉक तो यहाँ से यहाँ है हॉरिजॉन्टली। तो लेट अस राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, कि ब्लॉक जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ मूव कर रहा है। तो हमने ये कहा कि ब्लॉक आया है सर जी यहाँ से चल के यहाँ तक। अब ब्लॉक कितना चला है वो देखना भी जरूरी है। तो कैसे, उसने इंक्लाइन की लेंथ दे रखी है, जो बेस लेंथ है वो कितनी है, एल। अगर इंक्लाइन की बेस लेंथ एल है, तो वी कैन सी कि ये जो ब्लॉक है ये कितना चला होगा बेटे जी, डेफिनेटली एल माइनस एक्स चल रहा होगा। और कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड में। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं बेसिकली, उन दोनों के बेसिस पे अगर अपन बात करते हैं इसके बारे में, तो सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, ठीक है जी, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी जीरो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करते हैं इनिशियली, तो पूरा सिस्टम जो है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो जीरो। एज क्योंकि जो ब्लॉक है वो भी रेस्ट पे और जो इंक्लाइन है वो भी रेस्ट पे, तो दोनों के सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे है, तो पूरा सिस्टम जो है उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, डायरेक्शन में नेट फोर्स भी क्या है, जीरो है। तो उसकी वजह से आप क्या कहेंगे कि इसकी वजह से
ये जो सेंटर ऑफ मास है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो एक्स डायरेक्शन में है, वो किधर भी शिफ्ट नहीं हो रहा। अब वाई में तो मूव ही नहीं कर रहा वैसे भी, तो लेकिन बाद में सोचेंगे वाई वाले का, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा शायद। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो अपन ये कहेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की अगर बात करें तो वी कैन राइट m1। अगर आपको याद हो तो क्या करना है, m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस अपन ने ये लिखा m2 डेल्टा r2 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू 0। दो ही है तो दो का लिख लिया, हेंस फोर्थ m1, m मान लिया बेटे उसको, डेल्टा r1 यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल m यानी कि ब्लॉक है तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट l माइनस एक्स राइट साइड में, दैट्स वाई उसको क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो l माइनस एक्स एज यू कैन सी दिस इज इन द राइट साइड, तो मैं कहूंगा कि राइट साइड में, इसलिए मैंने उसको क्या ले लिया, पॉजिटिव कंसीडर कर लिया। फिर अपन बात करेंगे इस इंक्लाइन के डिस्प्लेसमेंट की, तो प्लस इंक्लाइन का मास कैपिटल एम और उसका डिस्प्लेसमेंट आई रोट माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। माइनस एक्स क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है इस वजह से, तो ये हो गया m इंटू एल माइनस एम एक्स माइनस एम इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू 0। एज यू विल टेक द कॉमन ओवर देयर, माइनस एक्स कॉमन आएगा उधर जाके, प्लस एक्स हो जाएगा, और कॉमन में बचेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, एक स्टेप में खा गया बस। ठीक है, तो हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन एज m इंटू एल अपॉन स्मॉल एम प्लस विल राइट कितना आएगा, कैपिटल एम, दैट इज द आंसर फॉर इस। तो दैट इज वेरी सिंपल राइट। उसने यही पूछा था इंक्लाइन का डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंक्लाइन विल बी कितना आएगा, m इंटू एल अपॉन क्या लिखेंगे, स्मॉल m प्लस क्या लिखेंगे बेटे जी, कैपिटल M। ठीक है जी, तो ये आ गया। चलो अगले सवाल पे चलेंगे अभी अपन। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ मास 80 किलोग्राम इज स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए फ्लैट बोर्ड एंड ही इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर, फाइन। He walks 8 meter on the boat towards the shore and then stops. Fine. If the boat weighs 200 kilogram, then how far is he from the shore now? चलिए क्वेश्चन जो है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। उसने कहा कि अगर 80 किलोग्राम का जो बंदा है बेटा जी, वो कहाँ खड़ा है, एक फ्लैट बोट के सेंटर पे खड़ा है, और वो किनारे से कितनी दूरी पे है, किनारे पे है 20 मीटर डिस्टेंस पे, राइट। चलिए तो अपने काम करते हुए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यूं ही बस, मतलब ठीक है समझने के लिए, तो वो क्या फील आती है फिर ऐसे कि भैया ये हो रहा होगा। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास, हमने ये कहा कि लेट अस सपोज हमारे पास एक फ्लैट बोट है। फ्लैट बोट का मतलब है एक बोट टाइप अपन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, तो एक फ्लैट हमारे पास बोट है। चलिए जी, उसने कहा ये जो बोट है, जो मैन है, दैट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द बोट, राइट। तो लेट अस सपोज दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द बोट, और जो मैन है दैट इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द बोट, एंड ही इज 20 मीटर फ्रॉम द शोर, यानी कि किनारे से वो कितनी दूरी पे है, किनारे से बेटा जी वो 20 मीटर डिस्टेंस पे है। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि यहाँ कहीं किनारा है बेटे जी इस नदी का, समुद्र भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पता चलेगी ऐसे कैसे। तो ये डिस्टेंस जो उसने हमें दे रखी है, ये दे रखी है कि ये कितनी है, 20 मीटर, यानी कि एज ऑफ नाउ जो आदमी है वो किनारे से 20 मीटर दूरी पे है। उसने कहा ही वॉक्स 8 मीटर ऑन द बोट टूवर्ड्स द शोर, यानी कि बोट पे वो कहाँ चलता है, 8 मीटर किनारे की तरफ चलता है। तो देखो बंदा जा रहा है इधर, तो मैन क्या करेगा, बोट को इधर पुश करेगा, तो इसकी वजह से बोट जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। अगर बोट लेफ्ट हैंड साइड में जाती है तो अपन ये बोल सकते हैं कि हे मास्टर, इस डायग्राम की एक बार पहले तो बेटे कॉपी पेस्ट करके कि सर बोट चली गई कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में भैया। ठीक है, तो बोट लेट अस सपोज लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस हो गई, क्यों हो रही है, क्योंकि मैन जो है वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। लेकिन उसने दिया क्या है, वो बहुत मायने रख रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअली वो क्या रहा है, ये आदमी जो है, जैसे ये मिड पॉइंट पे था तो ये चल के क्या कर रहा है बेटा, ये चल के आ गया इस वाले पॉइंट पे इधर कहीं। लेकिन उसने कितना चलाने को कहा है, उसने कहा है भाई साहब 8 मीटर ऑन द बोट। तो ऐसा तो है नहीं कि बोट जो है वो अपनी जगह पे रहेगी, बोट जो है वो क्या होगी, डिस्प्लेस हो गई। अब अगर बोट डिस्प्लेस हुई तो पहले बोट के लिए बनाते हैं अपन, लेट अस सपोज बोट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है, मान लेते हैं बेटे एक्स। तो बोट एक्स डिस्प्लेस हो गया, और कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अपन ने बोट बोट को डिस्प्लेस कर दिया, और वो भी कितना, एक्स। तो हर एक पॉइंट बोट का कितना शिफ्ट हो जाएगा, एक्स लेफ्ट साइड में। अब जो आदमी है उसने क्या किया बेटे, उसने, व्हाट द क्वेश्चन सेड इज कि जो मैन है
वो 8 मीटर ऑन द बोट चलता है, यानी कि अगर मैं बोट पे चलता हूं तो मेरे को ये दिखाई देगा कि भैया मैं बोट पे 8 मीटर चलाऊं। ठीक है, तो मैं बोट पे चलाऊं 8 मीटर टूवर्ड्स दिस और यानी कि राइट साइड में, लेकिन बोट शिफ्ट होगी एक्स लेफ्ट साइड में, तो अल्टीमेटली मैं चला कितना हूं? अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो मैं तो बेटे जी 8 मीटर राइट साइड में गया था, एक्स मीटर लेफ्ट में आ गया। तो ओवरऑल मैं कितना चल रहा हूँ? 8 - x मीटर चल रहा हूँ, और कौन सी साइड में मैं जूम करके चल रहा हूँ कि राइट साइड में। ठीक है। उसने कहा द मास ऑफ द मैन इज 80 किलोग्राम एंड द बोट वेग्स द 200 किलोग्राम। अब वो जानता है हाउ फार इज ही फ्रॉम द सोना, यानी कि अब वो किनारे से कितनी दूरी पे है ये बताइए। किनारे से दूरी तो पता चलेगी जब ये शायद किसकी वैल्यू पता चले, एक्स की वैल्यू अपने को पता चले कि भैया एक्स की वैल्यू क्या है। तो चलिए अब ये जो एक्स की वैल्यू है आप ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या सॉल्यूशन है अपने पास। चलिए, तो अपन ने ये कहा वही सेम कहानी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर अपन देखते हैं तो एफ एक्सटर्नल दैट विल राइट कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो होगा दैट विल बी 0, as well as the velocity initial of the center of mass of the system that is also 0। that leads हमारे पास फॉर्मूला m1 डेल्टा r1 प्लस वी लाइट कितना आएगा m2 डेल्टा r2, दो ही मास हैं, दैट इज इक्वल्स टू 0। आइए अप्लाई करते हैं m1 पहला मास, लेट अस सपोज 80 किलोग्राम मास ऑफ द मैन, 8 - x उसका डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड का तो पॉजिटिव, प्लस 200 एंड उसका डिस्प्लेसमेंट -x है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए 0 और 0 यानी कि 10 एक तरह से कॉमन ले लिया। अब मैं चाहूँ तो 4 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 4 कॉमन लेने पे यहाँ 5 बचेगा। तो ये हो गया 16 - 2x - 5x इज इक्वल्स टू 0, which implies that 16 is equals to 7x, which implies that x is equals to 16 by 7 मीटर, which is 2.3 के आसपास होगा। ठीक है। अब उसने कहा हाउ फार द मैन इज फ्रॉम शोर नाउ, यानी कि किनारे से कितनी दूरी पे। तो बेटे जी बंदा तो आ गया यहाँ पे, किनारा है यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस है। अब ये कैसे निकाले मास्टर, ये पूरी कितनी है बेटे 20, ये कितनी है 8 - x, तो इस पूरी में से अगर ये 8 - निकाल दूं तो यही बचेगी मेरे पास। ठीक है, तो बाई मैन, द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द किनारा, किनारे से डिस्टेंस अगर जाना चाहे तो 20 मीटर थी, माइनस क्या करेंगे 8 - x, ये हो जाएगा बेटे 20 - 8 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 16 7 2 जा, तो 2.3 कह रहा हूँ, तो 12 प्लस 2.3 यानी कि 14.3 मीटर, दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है जी, तो 14.3 मीटर नाउ ही इज फ्रॉम दिस शो, यानी कि किनारे से उसकी डिस्टेंस जो दैट इज 14.3 मीटर है। ठीक है, अगर अपने डेटा 80 मीटर लिया है, सॉरी 80 किलोग्राम लिया है एंड द बोट वेग्स 200 किलोग्राम, फाइन। चलिए जी, तो ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में, जो ध्यान देने योग्य बात थी वो ये थी, ही वॉक्स 8 मीटर ऑन द बोट। ठीक है, अब अगर जब वो बोल रहा है ऑन द बोट, तो इसका मतलब ये है कि वो बोट पे 8 मीटर चलता है ना कि जमीन पे। तो अपन जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो विद रेफरेंस टू क्या कर रहे हैं, जमीन कर रहे हैं, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपनी बातें चल रही है बेटे। चलिए जी, चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये है, ए मैन ऑफ मास स्मॉल एम इज स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ मास कैपिटल एम which is kept on the smooth horizontal surface. Fine. The man starts moving on the platform with a velocity v relative to the platform. Just be careful. उसने कहा the man starts moving on the platform with a velocity v relative to the platform, यानी कि ये velocity of man है with respect to the platform. Find the recoil velocity of platform. पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। उसने कहा एक स्मॉल एम मास का व्यक्ति जो है वो कैपिटल एम मास के प्लेटफॉर्म पे जो हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है उस पे खड़ा है। तो एक काम करते हैं, आप जानते हो फोटो, चलिए तो फोटो से ही फील आएगी, देखते हैं क्या है, समझ में आ रही है कुछ बात। तो चलिए बेटे जी, ये लेट अस सपोज देयर इज ए प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे एक आदमी है, चलिए दैट इज ओके, उसने ये नहीं कहा कि कहाँ है। ठीक है, तो आदमी जो है लेट अस सपोज वो प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, विच इज इन दी राइट साइड, यानी कि ये वेलोसिटी वी एम बोल देते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर मैन इधर जा रहा है
तो क्या करेगा, ये जो मैन है ये इस प्लेटफॉर्म को कहाँ पुश करेगा, ये पुश करेगा राइट साइड में। ठीक है, तो अगर राइट साइड में शिफ्ट करेगा तो उसकी वजह से अपन क्या बोलेंगे कि प्लेटफॉर्म पीछे की ओर मूव करेगा। अगर प्लेटफॉर्म पीछे की ओर मूव करेगा, अगर मैं जानना चाहूँ तो कि प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी क्या होगी, तो विल राइट कि देख भाई ये वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म अगर आप लिखना चाहो तो लेट अस सपोज कि प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी है उसको अपन ने बोल दिया तुम वीपी हो, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। लेकिन ध्यान ये रखना कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो मैंने लिए हैं ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिए हैं। तो रिकॉइल का वही मतलब है, मैं अगर आगे जा रहा हूँ तो फट्टा कहाँ जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। मतलब ये जो भी जो फ्लैट बोट है या वट एवर इट इज, तो ये कहाँ जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आगे चलते हैं। हमें पता है, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि इस वाले केस में एक्सटर्नल फोर्स जो है पूरे सिस्टम के लिए दैट इज कितना है, जीरो, यानी कि फोर्स एट द सेंटर ऑफ मास विच इज जीरो। लेकिन व्हेन आई विल चेक द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इट वोंट बी जीरो एक्चुअली, और मे बी इट विल बी जीरो। तो अगर ये जीरो होगी तो सर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो आप मेरे को बताइए फिर कैसे करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड, सॉरी, इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। लेकिन अगर मैं टाइम से डिवाइड कर लूं भी, जितना टाइम dt टाइम, अगर लेट अस सपोज मैं किसके लिए कंसिडर कर रहा हूं भी, मैं यहाँ ये लिखूंगा कि सिंस मैन क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, मैन वॉक कर रहा है तो उसकी वजह से प्लेटफॉर्म भी चलने लगेगा। तो इनिशियली वेलोसिटी किसके पास है, मैन के पास, ना कि प्लेटफॉर्म के पास। तो वेलोसिटी सॉरी मैन के पास तो है, लेकिन प्लेटफॉर्म के पास नहीं है इनिशियली। तो हम क्या यूज करें, मतलब इसमें क्या कंसेप्ट क्या लगाएं, तो विल यूज, यानी कि विल गो फॉर बेटे जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ध्यान रख लो, जहां वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी हो ना तो वहां आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज कर सकते हैं इन वाले क्वेश्चंस में। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये सेट करता है इनिशियल लीनियर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम यानी कि जस्ट इमीडिएट बिफोर, दैट इज इक्वल टू फाइनल, यानी कि विच इज इमीडिएट आफ्टर इनिशियल। there is no velocity with the man and the platform, that is zero. Final we have the velocity with the man, तो m into vm। ठीक है, और दूसरे वाले का प्लस कैपिटल एम इंटू वीपी, लेकिन मैंने इसको माइनस वीपी लिखा। बेटे ध्यान रखना वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हेंस फोर्थ वी कैन राइट एम इंटू वी एम दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू क्या आ गया, वीपी। लेट अस सपोज ये इक्वेशन वन है। अब एक इक्वेशन है, दो अननोन है वीएम और वीपी, लेकिन उसने वी दे रखा है। अगर आपको याद हो तो उसने कहा था कि द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म विद द वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे रखा है। सिंस वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म और इसकी वैल्यू वी दे रखी है। अगर वी एम पी को सही मायने में लिखें तो रिलेटिव में कैसे लिखा जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में विल ऐड बोथ ऑफ देम, तो वी एम प्लस वी पी दैट इज इक्वल्स टू वी। हमें क्या कैलकुलेट करना है वो जरूरी है, डिफाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि हमें वीएम नहीं चाहिए एक्सप्रेशन में। हेंस फोर्थ वीएम कैन बी रिटन एज वी माइनस वीपी। ठीक है, डू वन थिंग, इक्वेशन वन और टू को सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम इंटू वी एम, तो एम वी माइनस एम वी पी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू वी पी, ये इधर जाएगा। तो बेटा जी क्या बन जाएगा, एम वी दैट इज इक्वल्स टू वी पी कॉमन आ जाएगा, स्मॉल एम प्लस क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल एम। फ्रॉम हियर वी विल गो विद इट। तो यहाँ से वी पी यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म जो आएगा दैट इज एम इंटू वी अपॉन आ जाएगा बेटे स्मॉल एम प्लस क्या लिखेंगे, कैपिटल एम। दैट इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, उसने यही पूछा था कि वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द क्या बताइए, प्लेटफॉर्म। तो दिस मस्ट बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द क्या बोलेंगे। चलिए बेटे जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें उसने कहा ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, फाइन। At the highest point, it breaks into two parts of mass ratio 1:3. Perfect. The light up is comes to rest immediately and then find the distance from the launching point to the point where heavier mass lands. चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। उसने कहा एक प्रोजेक्टाइल है जिसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या किया, प्रोजेक्ट किया एट एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। चलिए तो एक काम करो बेटा जी, आप जानते हैं क्या करना है, सवाल को समझना है, फील लानी है, तो भैया फोटो बना लो। उसने कहा एक प्रोजेक्टाइल है दैट इज ओके, 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, कर दिया। उसने कहा था
पार्टिकल का पाथ विल बी पैराबोलिक, तो हमने पार्टिकल का पाथ भी क्या बना लिया बेटे, पैराबोलिक बना लिया। ठीक है, तो उसने कहा 100 मीटर पर सेकंड से किया है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है। तो इधर इसकी स्पीड है हमारे पास, दैट इज कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड, एंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो हमने वो भी बना लिया। उसने कहा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल, तो बेटा जी ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये एच मैक्स वाला पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला। ठीक है, तो ये एच मैक्स है, इसकी मैक्सिमम हाइट है। उसने कहा कि इस पॉइंट पे वो क्या करता है, दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, 1:3 में डिवाइड हो गया, यानी कि इसके बाद ये पूरा मास ट्रेवल नहीं कर रहा है एक साथ, इसके बाद 1:3 के दो पार्ट में ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बंटवारा हो गया इनका यहाँ पे। तो वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक, वो तो क्या कर रहा है, इमीडिएटली रेस्ट पे आता है। 1:4 में से रेस्ट पे कौन आता है, द लाइटर पीस कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली। लाइटर पीस, देखो, अगर मैं ये कहूं, लेट अस सपोज कि जो आपने प्रोजेक्टाइल फायर किया है, इसका मास अगर आप कहें कैपिटल एम है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो दो पॉइंट मासेस है वो कौन कौन से होंगे, तो दोनों को अलग अलग कलर से बना देते हैं। एक को तो मैं बोलूंगा m/4 है, टोटल रेशियो कितना है, 1:3 है ना, तो टोटल रेशियो हो गया 4, टोटल मास कितना है m, तो डिवाइड कर दीजिए। जब 4 रेशियो की वैल्यू m के इक्वल है, तो 1 रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी, m/4 की। आई रिपीट, जैसे एक पेन का कॉस्ट जो है, ठीक है, लेट अस सपोज वो 5 रुपए है, मैं आपसे कहूँ 10 पेन का कॉस्ट बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस 10 × 5 कितना कर दोगे, 50 रुपीज। तो इट इज सिमिलर टू दैट। ठीक है, तो टोटल रेशियो जो है वो कितना हो गया, टोटल रेशियो जो है हमारे पास वो हो गया बेटे जी 4। ठीक है, तो टोटल मास जो है वो m है, रेशियो 4 है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक का मास आएगा m/4 और एक का आएगा 3m/4। लाइटर पीस कम्स टू रेस्ट इमीडिएटली, तो m/4 वाला था भैया यहीं पे, लेकिन जिसका मास है 3m/4, वो क्या करेगा, उसके पास वेलोसिटी और कौन सी डायरेक्शन में, वो भी आपको अभी पता लग जाएगा। तो 3m/4 जो है उसकी बात कर रहे हैं, 3m/4 दूसरा मास है। ठीक है, तो ये जो 3m/4 मास है, ठीक है, m/4 और 3m/4 दो पीस है। m/4 तो किस पे आ गया था, रेस्ट पे, तो m/4 जो है वो इमीडिएट आफ्टर किस पे है, रेस्ट पे, लेकिन 3m/4 इमीडिएट आफ्टर क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या करना है, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है बेटे जी, सेंटर ऑफ मास पे जो नेट फोर्स है, दैट विल बी जीरो। आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट इन द केस ऑफ एक्सप्लोजन इट विल बी जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से अगर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, आपने जब प्रोजेक्ट किया है तो 100 मीटर पर सेकंड से किया, लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो उसके पास 100 मीटर पर सेकंड थोड़ी है। क्यों, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट्स करते हैं तो 100 मीटर पर सेकंड का 100 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, 100 cos 37 डिग्री। ठीक है, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो यानी कि ये हो गया 80 मीटर पर सेकंड भाई ये। और ये वाली जो आएगी वर्टिकल, ये आएगी 100 sin 37, विच इज कितना है, 60 मीटर पर सेकंड। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, यानी कि एक्सप्लोजन से या इसके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होने से इमीडिएट पहले तक, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी, 80 मीटर पर सेकंड। क्योंकि एज यू नो कि प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज कितनी है, दैट इज हमें पता है, दैट इज 80 मीटर पर सेकंड। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल्स टू जीरो लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो इसका मास अपन ने कैपिटल एम एज्यूम किया था, मास कैपिटल एम है, एज वेल एज अपन क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 80 मीटर पर सेकंड, और कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में होगी, तो आप चाहें तो 80 आई कैप लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू दूसरा मास m/4 इंटू कम्स टू रेस्ट तो जीरो, प्लस कितना होगा 3m/4 इंटू इसका कितना है नहीं पता, तो v वेक्टर, m/4 इंटू जीरो तो क्या हो गया, गायब। m/4 से m गायब, सॉरी, बाई 4 कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ m से m कैंसिल आउट होगा, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से अगर v वेक्टर की वैल्यू निकालें तो 8 × 4 330, तो ये हो गया 320 डिवाइडेड बाई 3। क्या लिखेंगे इसे, मीटर पर सेकेंड, एंड इफ यू आर केयरफुल देखिए आई कैप आई है, यानी कि प्लस एक्स ही आई है। तो 3m/4 वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो बेटा जी इस वेलोसिटी के साथ, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो इधर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो
पहले इसकी वेलोसिटी थी 80 मीटर पर सेकेंड, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 320 डिवाइड बाई 3, वो तो 100 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्या ये यहाँ गिरेगा इस वाले पॉइंट पे, तो बिल्कुल नहीं। क्या इससे पहले गिरेगा, तो इसके लिए इसकी वेलोसिटी कम होगी, सिंस इसकी वेलोसिटी बढ़ी है तो ये क्या करेंगे, आगे जाके गिरेंगी कहीं पे। तो अपन ने क्या किया बेटे जी कि भैया तुम्हारा जो पाथ है ना, वो आगे है तो पैराबोलिक, ठीक है, लेकिन वो इस तरह का पैराबोला है, तो ये पॉइंट। तो अपन पहले थोड़े पॉइंट जो है उनमें बाइफरकेशन कर लेते हैं बेटे जी। लेट अस सपोज इस वाले पॉइंट का नाम ओ है, इस वाले का नाम ए है, इस वाले का नाम बी है, इस वाले का नाम सी है, और इस वाले पॉइंट का क्या नाम है, डी नाम है। अब अगर आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, रेंज। तो उसने कहा था क्या, फाइंड क्या करना है, वो बहुत जरूरी है। उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट, तो ये लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर हैवियर मास लैंड्स, हैवियर मास यहाँ लैंड कर रहा है, यानी कि उसे ओ से डी तक की पूरी डिस्टेंस चाहिए। तो ओडी कैसे कैलकुलेट करें अपन, देखिए ये वाला जो पाथ है ये क्या है, ओरिजिनल पैराबोला है। यहां से यहां तक सब रोतलू जनता को पता है कि ये क्या होगा, आर रेंज के इक्वल होगा। तो ओ से बी क्या होगा, R/2 के इक्वल होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज, अपन ओ से लेकर के क्या करते हैं, बी तक ले चलते हैं। तो ओबी की जब अपन बात करें तो ओबी कितना होगा, R/2, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्टाइल की रेंज का हाफ। तो चलिए रेंज ऑफ ओ ए सी, तो R इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है U² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, G। तो चलिए रेंज निकाल लेते हैं, R इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर दैट इज 100 इंटू 100 इंटू sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा दैट इज 3/5 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई जी की वैल्यू 10, एक जीरो से एक जीरो गायब। तो अब बचा क्या है, 5 से ये 10, 2 टाइम्स 5 से ये 120 टाइम्स, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40, 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 20 इंटू 2 विल बी 40, 40 इंटू 2 विल बी 80, 80 इंटू 12, 80 इंटू 12 कितना हो जाएगा बेटे जी, 960 शायद। तो ये हो गया 960 मीटर। अगर आर की वैल्यू 960 मीटर है तो R/2 आई नीड टू कैलकुलेट विच इज हाफ ऑफ इट। तो 450 इज 900, एंड 450 480, तो ये हो गया 480 मीटर, R/2। अब बारी है बेटे जी बी से डी कैलकुलेट करने की। देखो अगर बी सी तक पूरा भी चले जाते तो भी बी से डी तो वापस आना पड़ता है, तो बी डी कैलकुलेट करना है। अब बी डी जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, एज यू कैन सी बी डी के लिए इसका यूज कर सकते हैं, ये वाला प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है उसकी बात हो रही है यहाँ, किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। तो हो जाएगा, बड़ा आसान है, सिंपल है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। तो कैसे करेंगे, अगर इस तरह से है तो अब देखिए, तो मेरे को बीडी निकालना है, उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए होगा, टाइम के लिए मेरे को एच मैक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो सिंस वी नो दैट एच मैक्स का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी U² sin² थीटा डिवाइडेड बाई कितना है, 2G। तो एक काम किया जाए, क्यों ना इस पे हैंड्स फोट लगा करके और इसी का यूज कर लेते हैं बेटे। ठीक है, तो यू का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100 इंटू sin², 16 डिवाइडेड बाई sin² थीटा, sin 37 डिग्री है ना। तो होल्ड ऑन, 3/5, तो स्क्वायर करेंगे तो 9/25 डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू 10, बहुत बढ़िया, कैंसिल आउट हो गया। 5 टाइम्स 25 से ये कैंसिल आउट हुआ 4 टाइम्स 5, 180। अगर हाइट 180 मीटर है तो टाइम अगर कैलकुलेट करना हो, टाइम टेकन टू रीच small t is equals to √2h/g, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट, क्योंकि एच हाइट में फ्री फॉल के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टाइम जो आएगा बेटे जी, टाइम आ रहा है 6 सेकेंड। यानी कि ये जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसको क्या होगा बेटे जी, उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है बेसिकली, ए से डी जाने में। तो अगर रेंज निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट होती है और यहाँ से यहाँ का टाइम पता है। तो चलो रेंज लिख देते हैं इस वाले में अपन। तो रेंज R इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी विच इज 320 डिवाइड बाई 3 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू टाइम 6, तो डबल करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे जी 640 मीटर। तो टोटल अगर अपन निकालें ओडी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की है,
टोटल डिस्टेंस ओडी जो है वो कितनी आएगी, 480 प्लस 640, 102080। 6 और 4 10 और 11, 1120 मीटर ये होगी। इसे मैं नाम देता हूँ कि बेटा जी ये मेथड 1 है। अब बारी आती है मेथड 2 की। एक काम करते हैं, आप समझ गए होंगे, मैं ये डायग्राम जो है ना इसकी कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। अगर कुछ फालतू चीजें आई तो बाद में विल सी। चलिए, 60 मीटर पर सेकंड से आपने एक प्रोजेक्टाइल, 100 मीटर पर सेकंड से आपने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, राइट, इस तरह से। वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया, उनमें से एक M/4 है बेटे जी और एक क्या है, 3M/4 है। यही है। इस बात का आप खास करके ध्यान रखेंगे कि जो पार्टिकल है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी नहीं छोड़ता। व्हाट आई मीन इज कि जो देखिए जो हैवी मास था वो तो आ गया डी पे गिरेगा। कितना टाइम लगेगा इसको, 6 सेकेंड। जो ए पे था, जो रेस्ट पे आया वो रुकेगा नहीं हवा में, वो नीचे आएगा तो वो डायरेक्ट बी पे गिरेगा। तो एच मैक्स आने में फिर से √2h/g यानी कि फिर से 6 सेकेंड का टाइम हो गया अगेन। तो मैं क्या कहूंगा, देखो अपन को क्वेश्चन करना है कैसे, उसने कहा ना कि आपको ओरिजिनल रखना है पाथ, यानी कि OAC वाला पाथ। ये जो दोनों पॉइंट आए हैं, ये बी पे M/4 गिरेगा, डी पे 3M/4 गिरेगा। दोनों यहाँ पे वकील का काम किया करते थे, ठीक है, कौन, M/4 और 3M/4 दोनों भाई, ठीक है। तो अब देखो ये बीच में की मास्टर ये कहाँ से आ गया। तो M/4 और 3M/4 को मैंने वकील थे और दोनों भाई काम किया करते थे, ऐसा क्यों कहा। एक्चुअली क्या है, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को ये कहीं भी जाने नहीं देंगे, ये बोलेंगे बेटे तुम सी पे ही गिरोगे वापस। यानी कि बी, जब बी पे ये जो M/4 है ये गिरेगा, ये भी 6 सेकेंड लेगा यहाँ से यहाँ आने में, ए से ये डी आने में ये भी कितना टाइम लेगा, ये भी 6 सेकेंड लेगा बेटे। तो दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पे दे विल फॉल। तो सेम इंस्टेंट पे जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो कहाँ रहेगा, एग्जैक्टली इस पॉइंट सी पे रहेगा बेटे जी। तो मैं क्या कहूंगा कि ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यही है। ये सी, सिर्फ सी नहीं है, ये COM। अगर मैं कहूँ कि बी के कोऑर्डिनेट बताओ, तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, 480,0। अगर मैं कहूँ सी के कोऑर्डिनेट, तो सी देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये आर के इक्वल है, रेंज, यस सर। तो रेंज के कोऑर्डिनेट 960 थी, तो 960,0। आपको डी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो लेट अस सपोज डी के कोऑर्डिनेट है x,0। अब क्या करना है हमें, ये जो बी सी और डी अपने ले रखे हैं, ठीक है, तो बी और डी का जो सेंटर ऑफ मास है वो सी पे है। तो 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला, मैंने कहा था मास को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक्स कोऑर्डिनेट से, ऐड कर दीजिएगा, डिवाइड बाय टोटल मास, तो डिवाइड बाय टोटल मास। तो बेटे जी हेंस फोर्थ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज कितना है, 960, देखते जाओ आप। दैट इज इक्वल्स टू ये बेटे जी M/4 इंटू x1, ठीक है, यानी कि पहले वाले का तो ये हो गया 480, प्लस M2 यानी कि दूसरे वाले का, दूसरा कौन है, 3M/4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो x है, डिवाइड बाय टोटल मास। तो टोटल मास हो जाएगा M/4 प्लस 3M/4 विच इज M और M कैंसिल आउट हो गया। 4 से आप चाहें तो 4 कॉमन लेके इधर ला भी सकते हैं, और एल्स 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो हो गया 120। तो एंस फोर इट इज 960 इज इक्वल्स टू 120 प्लस 3/4 इंटू क्या है x। ये इधर आएगा 960 माइनस 120, अगर आप करते हो तो 840 बचता है। तो 840 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स, 3, तो ये 2 और 224, ये हो गया 280। 4 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा, x इज इक्वल्स टू 0, 8 4 जा 32, 3, 4 इंटू 2 8, 8 एंड 3 11, तो 1120 मीटर। तो x की वैल्यू जो है वो 1120 मीटर आ रही है, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वो डी। तो ये वाले पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको पता है, और वो कितना है बेटा जी, 1120 मीटर। यही यहाँ से ओरिजिन से इसकी क्या है, डिस्टेंस है। तो आपकी मर्जी है कि आपको मेथड 1 यानी कि ये मेथड यूज करना है जो मैंने किया है, या फिर ये जो अभी बताया है वो मेथड 2 आप इसका यूज करना चाहेंगे। मेथड 2 के लिए ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी जो है वो कभी भी नहीं छोड़ता, ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा,
उसी पाथ पे ट्रेवल करता रहेगा, ओरिजिन पाथ पे। चलो बाकी के क्वेश्चन जो है वो अपन आगे वाली में देखेंगे। थैंक यू।